हेलो एवरीवन, मैं गौतम सर आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल सुमित्रा द वे ऑफ सक्सेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि एम लक्ष्मीकांत सर की बुक की मैंने जो क्लास की सीरीज जो स्टार्ट करी है एनालिसिस का, इसमें आज हमारा लेक्चर 4 है और आपको डिस्क्रिप्शन में 1 2 3 जितने भी लेक्चर्स हमारे होते जाएंगे सारा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी आप लोग किसी भी पीसीएस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप कंसंट्रेशन के साथ सीरियसली वे में आप हमारी बातों को समझें, क्योंकि मौका जिंदगी रोज नहीं देती है पढ़ने के लिए। समय बीतता जा रहा है और आपको जो है कंसंट्रेशन बनाना बहुत ही आवश्यक है। तो हम लोगों ने 1833 का चार्टर अधिनियम पढ़ा था और आज मैं आप लोगों के बीच 1853 का चार्टर अधिनियम के बारे में बात करेंगे। चार्टर अधिनियम 1853 1793 से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में यह अंतिम अधिनियम था। यानी चार्टर का जो बहुत सारे 2-3 चार्टर अधिनियम बने, जिसमें 1853 सबसे लास्ट चार्टर अधिनियम था। ये आपको इस प्रकार से याद रखना, सबसे लास्ट 1853 का चार्टर अधिनियम। चार्टर अधिनियमों में की श्रृंखला में यह सबसे अंतिम था। संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम था, यानी इसकी बहुत ही महत्वता थी, जो कि आगे चल करके भी काम आया ब्रिटिश कानून को भी, और जब ताज का शासन आया तब भी इसका कुछ महत्वपूर्ण रहा। एंड हम लोग भी कुछ कुछ इसके भाग पर आज भी कार्यरत हैं। चलिए देखते हैं इसके प्रावधान क्या है महत्वपूर्ण, मैं आप लोगों को बताता हूं। इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया। चलिए पहली बार आई है तो हमें ध्यान देना है। आप समझ लीजिए कि जब भी किसी चीज को पहली बार कहने की बात आती है ना, पहली बार, तो इसने क्या किया कि इस अधिनियम में 1853 का चार्टर अधिनियम ने क्या किया कि जो गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी शक्तियां जो पहले एक साथ कर दी गई थी, अब उसको जो है अलग कर दिया गया। ठीक है, यानी विधायी शक्ति को अलग कर दिया गया और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। आप इस हिसाब से इसको समझ सकते। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद और जोड़े गए। जो परिषद बना उस परिषद में 6 नए पार्षद को और जोड़ दिया गया। इन्हें विधान पार्षद कहा जाता था। यानी जो 6 नए पार्षद जुड़े परिषद में, उन्हें विधान परिषद के नाम से जाना जाने लगा। दूसरे शब्दों में इसने गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया। आप यूं भी समझ सकते हैं कि ये जो नए गवर्नर जनरल के लिए एक नई विधान परिषद का गठन किया गया 1853 का चार्टर अधिनियम के तहत, जिसे भारतीय यानी केंद्रीय विधान परिषद भी कहा गया, जिसे केंद्रीय विधान परिषद भी कहा गया। यानी 6 नए सदस्यों को मिलाकर के जो एक परिषद बनाया गया, उसे आप भारतीय यानी अपनी दृष्टि भारत के क्षेत्र में जिसे आज सेंट्रल हम कहते हैं, उसे जिसे भारतीय यानी केंद्रीय विधान परिषद कहा गया या भारतीय विधान परिषद भी कहा गया। परिषद की इस शाखा ने छोटी संसद की तरह कार्य किया। ये जो 6 नए पार्षद को जोड़कर के नए विधान पार्षद का गठन जो किया गया गवर्नर जनरल के लिए, इसे छोटी संसद के नाम से भी जाना जाने लगा। लोग यानी छोटी संसद की तरह ये कार्य करने लगा। इसमें वही प्रक्रियाएं अपनाई गई जो ब्रिटिश संसद में अपनाई जाती थी। मतलब काम वही होगा जो ब्रिटिश संसद में होता था, लेकिन इसका केवल आकार छोटा रहे। इस प्रकार विधायिका को पहली बार सरकार के विशेष कार्य के रूप में जाना जाने लगा। अब विधायिका जो है एक सरकार का काम करने का बॉडी के रूप में सामने आया कि विधायिका के द्वारा जो है सरकार के विशेष कार्य किए जाएंगे, जिसके लिए विशेष मशीनरी और प्रक्रिया की जरूरत थी। तो काम बढ़ेगा तो स्वाभाविक है लोग बढ़ेंगे, प्रोजेक्ट बढ़ेगा। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि इसने सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता यानी ओपन कंपटीशन का जो है व्यवस्था का आरंभ किया सिविल सेवकों की। इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई। अब जो है सिविल सेवा में लोग भारतीय भी एग्जाम देंगे। इसके लिए 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई थी।
1854 में जो है मैकाले समिति की गठन भी की नियुक्ति की गई, जिसमें यह निर्दिष्ट था कि अब ये भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई, यानी मैकाले समिति का गठन हुआ। इसने कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया। यानी भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत, यानी जो वहां पर बैठे थे उनके विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया। लेकिन पूर्व अधिनियमों के विपरीत इसमें किसी निश्चित समय का निर्धारण नहीं था, यानी कि जब चाहे संसद द्वारा कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त कर दिया जा सकता था। यानी संसद द्वारा जो कंपनी का शासन, जो कंपनी अधिकार बना रखा था हमारे यानी भारतीयों के ऊपर, तो उसमें यह फिक्स, अब ये क्योंकि समय निश्चित नहीं था पूर्व नियमों अधिनियमों के तहत, जैसे पिछले आपने पढ़ा था 1784 1833, तो 1784 में आपने पढ़ा था कि 20 सालों के लिए कंपनी का अधिकार जो था बढ़ा दिया गया। तो वो इस प्रकार की बातें अब नहीं रह गई, इसमें कोई समय निश्चित नहीं रहा कि यानी अब संसद द्वारा कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता था। अब जो है प्रभाव कंपनी का 100% नहीं रह गया, आप यूं समझिए। इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया, यानी कि अब स्थानीय लोग भी केंद्र विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व भी आरंभ हो गया, अब वो लोग भी रह सकते हैं। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव जो है बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था। अब ये तय कर दिया गया कि 6 सदस्य जो परिषद में रहेंगे, वो गवर्नर जनरल के परिषद में जो 6 सदस्य रहेंगे उसमें से एक जो है आपका बंगाल का, एक मद्रास का, बंबई का और आगरा का स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था। यानी एक एक जो है वहाँ के लोकल गवर्नेंस जो है, जिसको चुनाव कर करके एक चयन कर करके एक व्यक्ति को दे दे, तो 4 लोग वो देगा, बाकी 2 इसमें, ठीक है। इस प्रकार से इसमें 6 लोगों में से 4 लोगों का भारतीयों को स्थानीय प्रशासन का होना कन्फर्म हो गया। यानी अब यहाँ से प्रशासन में जो है प्रशासनिक अधिकारियों में भी भारतीय लोगों का अधिकार जो है मिलना शुरू हो गया। इसके बाद आपका ताज का शासन जो 1858 से 1947 तक चलता है, अब यहाँ से आप 100% जो है धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव को समाप्त कर भारत के हित में की बातें अब यहाँ से शुरू होती, जो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। 1858 का भारत सरकार अधिनियम, इस महत्वपूर्ण कानून का निर्माण 1857 के विद्रोह के बाद किया गया। 1857 के विद्रोह जब हो गया, उसके उपरांत 1858 का भारत सरकार अधिनियम बनाया गया, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। 1857 का जो विद्रोह हुआ उसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, या उसे सिपाही विद्रोह के भी नाम से हम लोग जानते हैं। किसे? 1857 के विद्रोह, यानी भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी वही था और सिपाही विद्रोह भी आप उसे कह सकते हैं। भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम, यानी आप यूं समझ सकते हैं कि भारत के शासन जो था उसको अच्छा बनाने वाला अधिनियम नाम के प्रसिद्ध इस कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया। यानी अब एक नई जो है आशा इंडिया के लोगों को, इंडियंस लोगों के लिए लगा, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो दबदबा था वो 1857 के बाद के विद्रोह के बाद लगभग उसका जो है बैलेंस अनियमित हो गया, जिसके कारण क्योंकि उस वक्त सिपाही लोग विद्रोह किए थे, उसके बाद अब उसे लगने लगा था कि अब हमारे यहाँ दाल गलने वाली नहीं। तो ये जो था 1858 का भारत सरकार अधिनियम, ये ईस्ट इंडिया कंपनी को लगभग समाप्त ही कर दिया। अब इसके बाद की बातों को भी हम आपसे डिस्कस करते हैं। और गवर्नरों, क्षेत्रों तथा, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त किया और गवर्नरों, क्षेत्रों और राजस्व संबंधी शक्तियां ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दी गई। यानी अब जो है, जो वहां पर एलिजाबेथ महारानी विक्टोरिया, माफ कीजिएगा, महारानी विक्टोरिया की सारी अब यहाँ की जो शक्तियां थी वो महारानी विक्टोरिया के हाथ में चली जाती। इस अधिनियम की कुछ विशेषताएं इस प्रकार है जो मैं आप लोगों से शेयर करता हूं।
सारा कुछ दिया हुआ है आपको, मैं बस समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आप उसे समझें। इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं में प्रथम विशेषता क्या रह गया कि इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। गवर्नर जनरल का पदनाम बदल कर भारत का वायसराय कर दिया गया। अब देखिए, पहले से हम लोग चले थे बंगाल का गवर्नर से, बंगाल के गवर्नर के बाद वो बंगाल का गवर्नर जनरल बना, और बंगाल का गवर्नर जनरल जो है अब उसका पद बदल करके भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया, और अब जो है भारत का गवर्नर जनरल का नाम बदल करके सीधे वायसराय कर दिया गया। अब चौथे स्टेज पर आ गए वायसराय। तो इन सभी का विश्लेषण भी मैं एक अलग अलग आपको बता दूंगा कि कब कहां से किसका बना, वो मैं अलग लेक्चर जब किसी सेपरेटली, मैं इसमें केवल किताब की बातें ही आपसे करूंगी। तो यानी आप यूं कह सकते हैं कि इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के हाथ में चला गया। यानी 1858 का भारत सरकार अधिनियम, गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। किस अधिनियम के तहत? 1858 का भारत सरकार अधिनियम के तहत। आप एकदम कंफर्म आपको रखना है। वह वायसराय भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। यानी महारानी विक्टोरिया के डायरेक्ट कंट्रोल में यह जो है वायसराय जो रहेगा वो महारानी विक्टोरिया से सीधे कनेक्ट में, अब इसे जो भी करना है ये महारानी विक्टोरिया को अपना संदेश भेजता रहेगा डायरेक्ट। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू, तो आप इसे नोट कर सकते हैं कि लॉर्ड कैनिंग, अगर पूछा जाए कि भारत का प्रथम वायसराय कौन थे तो लॉर्ड कैनिंग। दूसरा अधिनियम कह रहा है, इसका पॉइंट जो है कि इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट समाप्त कर दिया। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना था और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सभी को समाप्त कर दिया गया। भारत में शासन की द्वैध प्रणाली समाप्त कर दी गई, जो कि प्रशासनिक और व्यापारिक प्रतिक्रिया यहाँ अलग अलग था, विधायी शक्तियां और प्रशासनिक। तो आप यूं कह सकते हैं कि व्यापार का अलग पहले संस्था, व्यापार लोग अलग, व्यापार का जो क्रियाएं थी वो अलग कर दिया गया था, और प्रशासनिक अलग कर दिया गया था, जिसे हम द्वैध शासन के नाम से जानते हैं। वो द्वैध शासन यहाँ पर आपको खत्म कर दिया गया। एक नए पद भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया। 1858 का भारत सरकार के अधिनियम, भारत का राज्य सचिव एक पद जो है पहली बार संज्ञान में इसी अधिनियम के बाद आया। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के उपरांत 1858 का भारत सरकार अधिनियम के तहत बनाया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति नहीं थी। भारतीय प्रशासन पर, ये भारत के राज्य सचिव जो थे, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति नहीं थी। यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था, अंततः ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। यानी ये 100% महारानी विक्टोरिया के द्वारा राज्य संचालन करने के लिए राज्य सचिव बनाया गया था। तो इस पर जो है ये ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी स्वाभाविक था। भारत यानी इसे जो भारत के सचिव जो थे, राज्य के सचिव, उनको प्रशासन का पूरा नियंत्रण था उस पर, वो अपने स्तर से काम कर सकते थे। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, जो एक सलाहकार परिषद थी। परिषद का अध्यक्ष भारत सचिव को बनाया गया था। सलाहकार परिषद जो बना 15 सदस्य का, उन सभी सदस्यों का एक जो हेड है भारत सचिव को बनाया गया। परिषद का अध्यक्ष, 15 सदस्यों का परिषद का अध्यक्ष, भारत के जो राज्य सचिव थे उन्हीं को भारत सचिव को बनाया गया। इस कानून के तहत भारत सचिव की परिषद का गठन किया गया, जो एक निगमित निकाय थी और जिसे भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार था, पर इस पर भी मुकदमा किया जा सकता था। यानी ये भी किसी मुकदमा के लिए इंग्लैंड में मुकदमा और भारत में मुकदमा करने का अधिकार था किसी भी चीज को लेकर, इस पर भी मुकदमा किया जा सकता था। ऐसा नहीं है कि आप 100% पावर दे दिया गया जिसके तहत आप जब चाहे जब किसी पर आप भी गलत करेंगे। यानी ये जो भारत सचिव था अगर ये भी गलत करता तो इस पर भी मुकदमा चल सकता था, लेकिन इसे यह भी अधिकार था कि किसी भी बात को लेकर जो कि हित में हो तो भारत में भी और इंग्लैंड में ये मुकदमा कर सकता था। इसको इतना पावर दिया गया था। 1858 के कानून का प्रमुख उद्देश्य जो है प्रशासनिक मशीनरों में सुधार था, जिसके माध्यम से इंग्लैंड में भारतीय सरकार का अधीक्षण और उसका नियंत्रण हो सकता था। इसने भारत में प्रचलित शासन प्रणाली में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया। 1858 के जो कानून का प्रमुख उद्देश्य था वो प्रशासनिक मशीनरी में सुधार, जिसके
माध्यम से इंग्लैंड में भारतीय सरकार का अधीक्षण, यानी इंग्लैंड में भारतीय सरकार का अधीक्षण और उसका नियंत्रण हो सकता था। मतलब ये ऐसे काम किया, ये अधिनियम के तहत जो भी काम हुआ वो ब्रिटिश जो है इंग्लैंड में वहां रह रहे महारानी विक्टोरिया के हित में हो, और भारत सरकार के वो पावर भी अभी तक विक्टोरिया के हाथ में ही थी और उसी के हित में काम किया जा रहा था। बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन इन सभी बातों का साथ यहाँ तक चला 1858। यानी थोड़ी थोड़ी बातें जो पहले जो उतना प्रेशर था वो प्रेशर नहीं रहा भारत के ऊपर वाले को, लेकिन हाँ ईस्ट इंडिया कंपनी का लगभग अधिकार यहाँ से समाप्त हो गया था। सो इन्हीं सभी बातों को लेकर के हम 1861 का ये जो 1861 का भारत परिषद अधिनियम है उसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। सो तब तक आप हमारे लेक्चर्स को सुनते रहें और समझें। जहाँ कोई अगर आपको लग रहा है कुछ कमी है तो आप मैसेज करें, कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। सो थैंक यू। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, और मैं जो है आपसे जल्द ही सब सब्जेक्ट का नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों को बीच में आता रहूँगा जल्द ही। और हमारा जो बेसिक से इंग्लिश सीखना चाहते हैं उसके लिए भी मैंने अपना क्लास शुरू कर दिया यूट्यूब पे, तो आप उसे फ्री में देख सकते हैं। मैं आपसे कोई कॉस्ट उसके लिए नहीं लूँगा, वो एक कंटिन्यूअसली क्लास चलता रहेगा इंग्लिश ग्रामर का। जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं या किसी कारण बस, तो वो सब आप फ्री में पढ़ सकते हैं। बस आपका एक ही सहयोग है, जितना ज़्यादा हो सके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मैं जल्द ही आप लोगों के बीच लाइव आकर के अपना जो है आप लोगों के बीच में बातों को रखें। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।